हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज हम एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में चैप्टर 10 करेंगे और ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है क्लास 6 का। उसके बाद हमारा 11 चैप्टर है, तो 11 चैप्टर ख़त्म करने के बाद हम क्लास 6 की हिस्ट्री को ख़त्म कर देंगे। फिर आगे हम लोग फर्दर बात करेंगे क्लास 7 की हिस्ट्री को। ठीक है, तो क्लास 6, 7, 8 तक के अभी हम चीज़ों को नॉर्मली पढ़ेंगे, बट 9, 10, 11 से हम उन चीज़ों को पढ़ेंगे, साथ साथ उन चीज़ों को कभी अपने कॉपी में, अपने नोटबुक में उसको हम नोट डाउन भी करेंगे चीज़ों को। तो क्योंकि 9, 10, 11, 12 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर 10 में बेसिकली हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स के बारे में। इट मीन्स ये है कि उसमें नए नए साम्राज्य क्या थे और कुछ नए किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि गुप्ताज के इस बारे में पढ़ने वाले चैप्टर में ऑलरेडी। ठीक है, तो आगे चलते हैं। Arvind was supposed to be acting as the Samundragupta, a famous ruler of dynasty known as the Gupta। देखिए ये बताया जा रहा है, ये देखिए बच्चा के बारे में है कि अरविंद प्ले किंग, अरविंद ने एक राजा का रोल निभाया था यहाँ पे। तो ये बातें अलग है, बट ये दिखाया जा रहा है कि देखिए प्रशस्ति एंड व्हाट दे टेल अस। देखिए समुद्रगुप्त, वन ऑफ द फेमस रूलर ऑफ गुप्ता पीरियड। गुप्ता अगर साम्राज्य की बात करें, गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, तो उसमें सबसे अगर फेमस राजा था तो वो समुद्रगुप्त था, एक था चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, हालांकि अगर हम बात करते हैं तो श्री गुप्त के द्वारा गुप्ता पीरियड का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 300 AD के आसपास वाले में। ठीक है, तो लगभग तीसरी शताब्दी में गुप्त पीरियड का कहने का मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये एडी की हम बात कर रहे हैं। तो समुद्रगुप्त इसमें सबसे ज़्यादा फेमस हुआ, श्रीगुप्त के द्वारा स्थापना हुआ था, इसके बाद समुद्रगुप्त सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। और एक हमारा आता है चंद्रगुप्त सेकेंड। ये चंद्रगुप्त सेकेंड, वो चंद्रगुप्त मौर्यन एम्पायर वाला नहीं, ये अलग है। ये चंद्रगुप्ता सेकेंड था, जो ये इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूलर है। ठीक है, अभी हमारा जो वीडियो आया है सबसे, जो अभी आप देखिएगा वीडियोस, उसमें गुप्तास के बारे में मैंने बताया। तो फर्स्ट वीडियो जो गुप्ता वाला है वो हमारा है समुद्रगुप्त के बारे में, और सेकंड वीडियो जो हमारा है गुप्ता पीरियड वाला, उसमें हम लोग विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखें। तो उसको वीडियो को देख लीजिएगा, तो आपके बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वी नो अबाउट समुद्रगुप्त फ्रॉम अ लॉन्ग इंस्क्रिप्शन। अब देखो, ये तो समुद्रगुप्त का एक दरबारी कवि था। ये समुद्रगुप्त जो आप देख रहे हैं, इसका एक कवि था, उसका नाम था हरिसेन। इसके दरबार में रहता था, और साथ साथ ये कवि ही नहीं था, ये इसके बहुत सारे इसको पोस्ट भी मिला हुआ था। ठीक है, संदीप विग्रह का पोस्ट मिला हुआ था, महादंडनायक का पोस्ट मिला हुआ था। तो अब जिसको इतना ज़्यादा पोस्ट मिला हुआ था, तो ये अपने राजा का कहीं ना कहीं, भाई इसको ज़्यादा पोस्ट है तो अपने राजा के बारे में लिखेगा। तो ये कवि था, तो इसने एक जो भी इसने अपने राजा के बारे में लिखा, अपने राजा के बारे में जो भी बताया, अपने राजा का जो प्रशंसा किया, ध्यान रखिएगा, इसने अपने राजा का जो प्रशंसा किया या लिखा, वो जाना गया प्रयाग प्रशस्ति के नाम से। प्रयाग प्रशस्ति, देखिए प्रयाग प्रशस्ति क्यों, इसके पीछे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। ये देखिए, एक इलाहाबाद में, एक कौशाम्बी में एक पिलर स्तंभ लेख का निर्माण करवाया अशोक के द्वारा। अशोक ने एक स्तंभ का निर्माण करवाया इलाहाबाद के कौशाम्बी में। इस पे कुछ अशोक ने उत्कीर्ण करवाया, अपना लेख लिखवाया स्तंभ पे। ठीक है, पिलर्स पे, पिलर जिसको पिलर एडिक्ट बोलते हैं। तो ये पहले कौशाम्बी में था, फिर बाद में, पहले कौशाम्बी में था, लेकिन अब लेटर जब हम इधर की बात करें तो इधर में जहांगीर ने उसको, अकबर के शासनकाल के टाइम में अकबर का टाइम में जहांगीर ने उस स्तंभ लेख को वहाँ से लेके कहने का मतलब कि इलाहाबाद में लाया। ठीक है, इलाहाबाद में लाया, इलाहाबाद में। तो इसलिए इस पिलर का, इस अभिलेख को हम लोग बोलते हैं प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख या प्रयाग स्तंभ लेख भी बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो कौशाम्बी के अभिलेख को आपको पता भी होगा, मैंने ऑलरेडी मैं गुप्त मौर्यन एम्पायर में मैंने बताया कि जो कौशाम्बी में जो स्तंभ लेख पाया गया, उसको हम लोग रानी का अभिलेख बोलते हैं, क्योंकि उस पर रानी की एक पत्नी है कारूबाकी और उसके पुत्र तीवर का वर्णन है उस अभिलेख में, जो भी चीज़ लिखी गई है। क्योंकि पहले का क्या था कि पत्थरों पर लिखवा दिया गया कुछ चीज़ें, तो पहले अशोक ने क्या किया कि स्तंभों पर लिखवाना स्टार्ट किया। एक पिलर बनवाया, पिलर उसके वीरता का प्रतीक होता था, पिलर पे उसने कुछ उतर लिखवाया। तो वो अभिलेख कितना था ना, कि ये जो कौशाम्बी अभिलेख ना, कि इसमें सब बहुत सारे राजाओं ने लिखवाया। लेटर ऑन देखते हैं कि जहांगीर ने, अकबर ने इस पे बहुत कुछ लिखवाया, लेकिन
ये हम इस गुप्ता में इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो भी हरिसेन ने अपने राजा समुद्रगुप्त के बारे में जो प्रशंसा किया, उस प्रशंसा को एक ध्यान रखिएगा, उस प्रशंसा को इस स्तंभ लेख, इस जो स्तंभ लेख जो देख रहे हैं, इस पे उत्तीर्ण करवा दिया गया, इस पे उत्तीर्ण करवा दिया गया। पूरे जो भी चीज़ें अपने जो भी युद्ध जीता, समुद्रगुप्त ने जितना भी युद्ध जीता, वो सारे युद्ध का वर्णन इस स्तंभ लेख के ऊपर करवाया गया। सारी बातों को इस स्तंभ लेख के ऊपर सारी चीज़ें उत्कीर्ण करवाया गया। ठीक है, हरिसेन ने करवाया था। ठीक है, हरिसेन ने जो भी बोला, इन चीज़ों को इस अभी स्तंभ लेख पर ये सारी चीज़ें, मतलब कहने का मतलब कि हुआ। ठीक है, ध्यान से चीज़ों को आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, हालांकि आपको चीज़ें जो समझना है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, हालांकि जो ये चीज़ें तो ठीक है, लेकिन एक तिलक भट्ट का नाम था। ठीक है, मैं थोड़ा सा बियॉन्ड चल जा रहा हूँ इस बुक के। तिलक भट्ट, देखिए, हरिसेन ने अपने राजा का प्रशंसा किया, उन्होंने जो भी युद्ध जीता वो बताया कि समुद्रगुप्त ने इस युद्ध को जीता, इस युद्ध को जीता। अब वो सारे चीज़ों को जो इस पिलर पे उत्कीर्ण करवाने का काम किया, किलर पे खोद के पिलर पे जो लिखवाया, वो उस व्यक्ति का नाम था तिलक भट्ट। तिलक भट्ट ने निकला 33 लाइन लिखवाया, 33 लाइन। हर एक लाइन अपने आप में महत्वपूर्ण है। उन 33 लाइनों में क्या क्या कौन कौन से क्षेत्र को जीता समुद्रगुप्त ने, वो बताता है हमें प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख। तो यही बता रहा है प्रशस्ति क्या है और ये क्या हमें बताते हैं। ठीक है, तो ये बता रहा है कि लॉन्ग, बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन लिखा होता है, इंस्क्राइब ऑन द अशोका का पिलर जो इलाहाबाद में है, उस पर लिखा गया, जो एक कविता था हरिसेन के द्वारा लिखा गया था। हु वाज द पोएट एंड मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट ऑफ द समुद्रगुप्त, ये बताया जा रहा है। ठीक है, इसको बोला गया प्रशस्ति, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक प्रशंसा था अपने राजा के प्रति। वर्ल्ड प्रशस्ति वर कंपोज फॉर सम ऑफ द रूलर यू रीड अबाउट इन द चैप्टर 9। चैप्टर 9 में आपने देखा कि प्रशस्ति है जो अलग अलग रूलरों के द्वारा भी कंपोज किया गया था। सच द गौतम पुत्र श्री सतकर्णी ने गौतम पुरुष सतकर्णी के समय में बहुत सारे किताब लिखे गए थे, बहुत सारे किताब लिखे गए थे जो आपको देखने को मिलता है। ये सारी चीज़ें बताया। समुद्रगुप्त का प्रशस्ति क्या बताता है, अब देखिएगा कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति बताता है कि जो राजा है उसको एज ए बैरियर बताया है कि एज ए बैरियर अ किंग हु बॉर्न विक्ट्री इन द बैटल, हर एक युद्ध को जीता, और हु वाज लर्न एंड द बेस्ट ऑफ द पोएट। ठीक है, और वो बहुत ही विद्वान था, और वो बहुत विद्वान था और साथ ही साथ वो कवि भी था, इसलिए समुद्रगुप्त को कहीं कहीं कविराज के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। समुद्रगुप्त ने महाराजा धीराज की उपाधि भी ली था। समुद्रगुप्त वीणा के प्रेमी थे। ये बहुत सारे आपको देखने को मिलते हैं। ओके, और ही इज ऑल्सो डिस्क्राइब एज इक्वल टू गॉड, और भगवान के बराबर समुद्रगुप्त को माना गया। ठीक है, द प्रशस्ति वाज कंपोज इन ए वेरी लॉन्ग सेंटेंस, बहुत ही लंबा सेंटेंस में लिखा गया। हेयर इज पार्ट ऑफ वन, मैंने बोला 33 लाइन में लिखा गया। ठीक है, तो मैं ऑलरेडी मैंने समुद्रगुप्त जो वीडियो मैंने बनाया है गुप्ता वाला, उसको देखिएगा। उसमें मैंने हर एक जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लाइन जो आपके एग्जाम के लिए, मैंने उसके बारे में ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस किया। 19, 20, 14, 15, 23, 24 सारे लाइनों के बारे में डिस्कस ऑलरेडी हमने किया है। ठीक है, तो उसमें एक लाइन है, उसके बारे में बताया गया है। समुद्रगुप्त योद्धा, हुज बॉडी वॉज मोस्ट चार्मिंग, उसका शरीर बहुत ही चार्मिंग था। विंग कवर्ड विथ प्लेंटस ब्यूटी ऑफ मार्क ऑफ 100 ऑफ स्कैर कॉज बाई बैटल, उसके बॉडी पे बहुत सारे चिन्ह हैं जो उनको युद्ध में तीर उर से लगा है। ये कुछ मतलब तलवार से या कुछ लोहे के हथियार से, जेवलिन से, जो भी मतलब बहुत, उसके शरीर पे इतने सारे कटे छटे इंसान हैं जो कि एकदम ब्यूटी एक तरह से दिखाई पड़ रहा है कि ये योद्धा कितना एक बहुत बड़ा योद्धा है समुद्रगुप्त। इसके बारे में वैसी लाइन में से लिया गया। ठीक है, अगर आप मैप 7 पे देखते हैं पेज नंबर 105 पर, तो आप देखिएगा अपने को बुक में निकाल के अब सबसे एनसीईआरटी पढ़ने का अच्छा तरीका क्या है, मैंने आपको पहले बताया। मेरे वीडियोस को देखिए, प्लस में अपने सामने एनसीईआरटी बुक रखिए, हिंदी और इंग्लिश जो भी है आपके पास, और उन चीज़ों को खुद अंडरलाइन करते हैं। जो मैं पढ़ाता हूँ उस चीज़ को आप लोग बुक पे लिखते हैं, सबसे अच्छा टाइमिंग बचेगा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, you will find a series of red dot along the east coast and you find all area mark in the purple and blue as well. This map is based on the information provided by the Prashasti. Harisena describe 4 different kind of ruler and tell us about the Samudragupta policy toward them. कह रहा है कि देखिए, ये जो आप मैप देख रहे हैं, 105 नंबर ये मैप जो आप देख रहे हैं,
ये सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं, इस कुछ ऐसे एरियाज हैं, ध्यान रखिएगा, कि जो गुप्ता ने जीता, समुद्रगुप्त ने इस एरिया को जीता। और ये जो आर्यावर्त, ये देखिए आर्यावर्त है, ये जो पूरे एरियाज को है। और ऐसे भी गुप्ता का समय कोर रीजन रहा, कोर गुप्ता का जो मेन शासन रहा ये इसी आसपास के एरिया में रहा। और ये कुछ ऐसे राज्य थे जिन्हें गुप्ताज ने बाद में जीता, पड़ोसी राज्य थे। और कुछ विदेशी राज थे, जैसे कि ये सब देख रहे हैं, ये कुछ विदेशी राज थे जिसे गुप्ता ने सब राज्यों के प्रति कुछ न कुछ गुप्ता किंगडम का नीति था। तो समुद्रगुप्त ने इस प्रयाग शक्ति में बहुत सारी चीज़ दिया गया, इसमें 4 पॉलिसीज आप पढ़िएगा, देखिए क्या है। द रूलर ऑफ आर्यावर्त, आर्यावर्त के राजा, द एरिया साइड इन द ग्रीन में दिखाया गया है। ये 9 राजा थे जो जिन्हें एकदम हराया गया और फिर समुद्रगुप्त में अपने एम्पायर में इसको मिलाया, ठीक है। 9 राजा के बारे में चर्चा था, ठीक है। और ये आपको देखने को मिलेगा लाइन नंबर 13 में पंक्ति में इस चीज़ के बारे में, सॉरी 23वें पंक्ति में इस चीज़ के बारे में बताया, ठीक है। सॉरी 23 में नहीं, 21वें पंक्ति में, ठीक है। 21वें पंक्ति में बताया है कि हमने 9 राजाओं के, आर्यवर्त के 9 राजाओं को हमने हराया और उसको अपने राज्य में मिला लिया, ठीक है। और बहुत बुरी तरीके से, बहुत पूरा बर्बाद कर दिया उनके पूरे राज्य को, ठीक है। फिर दक्षिणापथ के बारे में बता रहा है। दक्षिणापथ मतलब ये आप देखिएगा, ये जो एरियाज थे, ये दक्षिणापथ था, दक्षिणापथ वाला एरिया था। यहाँ पर के 12 राजाओं को हराया, फिर बाद में उन राजाओं को वापस कर दिया, ठीक है। कह रहा कि हमने 12 राजाओं को, 12 राजाओं के संघ को हराया और फिर उसके बाद हमने उनको फिर से वापस, कहने का मतलब कि राजा जब हार गए, ये राजा ने अपने आत्मसमर्पण किया और फिर हमने क्या किया, फिर इनको फिर बोला कि चलो तुम, ठीक है, तुम शासन करो। हमने क्या कर दिया, हमने इस पर दया किया और हमने इनको फिर से वापस इनको राज को कर दिया। ये दक्षिणापथ के बारे में ऐसा लिखा गया, ठीक है। द इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट इंक्लूडिंग असम, कोस्ट बंगाल, नेपाल एंड ए मेंबर ऑफ गना संघा इन द नॉर्थ वेस्ट मार्क इन द पर्पल ऑन द मैप। कह रहा है कि देखिए कुछ ऐसे इनर सर्कल ऑफ नेबरिंग स्टेट मतलब कुछ ऐसे पड़ोसी राज्य थे जिनसे चाहता था कि हमारी आज्ञा का पालन करें, हम जो भी बोलते हैं उनको माने, मतलब गुप्ता किंगडम जो भी बोलता है उसको माने, उनको हमेशा टाइम टू टाइम उनको गिफ्ट दे, गुप्ता किंगडम को गिफ्ट दे। इन सारे राजाओं से अपेक्षा थी, ठीक है, सॉरी अपेक्षा थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें था। उसमें थे असम जिसको कामरूप बोला जाता था पहले, कामरूप। कोस्ट बंगाल है जिसको अगर हम बात करें दबाक बोला जाता था, दबाक, ठीक है। नेपाल को नेपाल, और बहुत सारे राजा और भी थे, जैसे करतारपुर था, करतारपुर पंजाब तक के। इन सारे एरियाज़ को गुप्ता के सारे नेबरिंग स्टेट थे जिनको गुप्ता उनसे कहा था कि हमारे बातों को मानिए, ऑर्डर मानिए और हमारे दरबार में आया करिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें कुछ ऐसे राजा थे जो कि विदेशी जिसको राज बोला गया उसके प्रति क्या नीति था, उसके प्रति नीति था कि भैया कि आप ऐसा हैं। उसमें कुछ कुषाण वंश के वंशज रहे थे, कुछ सक्का के वंशज रहे थे, कुछ श्रीलंका के राजा थे, ठीक है। बोला कि आप ऐसा करिए कि आप हमारे सामने आत्मसमर्पण करिए और अपने कभी कभी आप लोग हमारे कहने का मतलब क्या है कि ऐसा करिए कि आप अपने बेटियों का शादी हमारे राज्य में करवाइए, हमारे राजकुमारों से करवाइए। ऐसा मतलब उनसे आता था कि आप हमें दान भी दीजिए, हमें आप टैक्स भी दीजिए, हमें ऐसा करिए तब आप अच्छे से रहिएगा, अदरवाइज हम तो अटैक करेंगे। ये सारे था। तो ये भी था क्या विदेशी राज्यों के प्रति क्या नीति था, ये आपको बताना चाह रहा है इस में, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये विदेशी राज्यों के प्रति क्या नीति था। तो ये था श्रीलंका के एक राजा थे मेघवर्मन, इसने परमिशन मांगा था समुद्रगुप्त से कि हम बोध गया में एक मठ का निर्माण करेंगे, बोध गया में एक बौद्ध विहार के निर्माण करेंगे, बोध गया में बौद्ध विहार। तो ये परमिशन मिल गया था बौद्ध विहार का, ठीक है। तो अब देखिएगा श्रीलंका का था, ठीक है। आगे चलेंगे। ये सारे हैं। कह रहा कि प्रयाग ढूंढिए, इलाहाबाद का पुराना नाम था और अभी इलाहाबाद का नाम प्रयाग ही रख दिया गया है। तो इलाहाबाद यूपी के पास वाला क्षेत्र है। प्रयाग जो कि गंगा यमुना नदी का संगम है यहाँ पे और सरस्वती नदी का संगम है। हालांकि सरस्वती नदी तो विलुप्त हो चुकी है। अब जीनियोलॉजी, ठीक है, ध्यान रखिएगा कि मोस्ट प्रशस्ति आल्सो मेंशन द एंसेस्टर ऑफ रूरल। बहुत सारे जो प्रशस्ति आप देखते हैं, प्रशंसा जो देखते हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुछ राजाओं के एंसेस्टर के बारे में आपको देखने को मिला, राजाओं का क्या वंशज रहा उसके बारे में देखने को मिलता है। दिस वन मेंशन समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड द मदर। उसके बाद उसमें समुद्रगुप्त के दादा के दादा, उसके पिता और उसकी माता कुमारा देवी का वर्णन है जो कि लिच्छवी संघ की थी। इस प्रशस्ति में ध्यान रखिएगा, इस प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के प्रशस्ति में आपको देखने को ये चीज़ मिलता है, ये सारे का वर्णन आपको देखने को मिलता है। उनकी माता, उनका नाम था कुमार देवी। देखिए चंद्रगुप्त प्रथम,
देखिए सबसे पहले स्थापना किया श्रीगुप्त ने। श्रीगुप्त के बाद एक जो राजा आता है वो घटोचक होता है, दोनों के बारे में उतना नहीं पढ़ना है, बट घटोचक के बाद एक जो सबसे फेमस आता है चंद्रगुप्त प्रथम, इसी को माना जाता है वास्तविक संस्थापक, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड, रियल फाउंडर ऑफ गुप्ता किंगडम। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था कुमारा देवी से, जो कुमार देवी से, जो कि लिच्छवी गणराज की कन्या थी। तो लिच्छवी राजा की पुत्री थी, तो लिच्छवी गणराज की कन्या थी कुमारा देवी। तो उससे ही समुद्रगुप्त का जन्म होता है, इसलिए समुद्रगुप्त को एक अन्य नाम से बोलते हैं दौहित्र, लिच्छवी दौहित्र, मतलब लिच्छवी का नाती, मतलब पोता या नाती जो समझिए। क्योंकि देखिए लिच्छवी नरेश क्या होगा, चंद्रगुप्त का ससुर, और अगर हम देखेंगे तो समुद्रगुप्त का क्या होगा, नाना। तो इसलिए लिच्छवी दौहित्र के नाम से इनका एक नाम देखने को मिलता है समुद्रगुप्त का, तो ये ध्यान रखिएगा, लिच्छवी दौहित्र। ओके। और चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि ली थी। महाराजा, ये भारी भरखम टाइटल, महाराजा धीराज की उपाधि लेने वाला चंद्रगुप्त प्रथम था गुप्ता पीरियड के अंदर, ठीक है, पहले स्टार्टिंग में। ठीक है, यहाँ लिखा गया चंद्रगुप्त वाज द फर्स्ट रूलर ऑफ द गुप्ता, जिसने ये टाइटल को लिया। इसके पहले जितने भी जैसे श्रीगुप्त है जिसने स्थापना किया, उसने टाइटल लिया था महाराज का और अधिराज का। इसके बाद घटोचक है जिसने टाइटल लिया था महाराजा का उपाधि, महाराजा घटोचक, ठीक है। अ टाइटल समुद्रगुप्त आल्सो यूज्ड हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर मेंशन एज द महाराजा, इट सीम एज द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। मतलब धीमा धीमा इस टाइटल को समुद्रगुप्त ने भी अपनाया बाद में, ठीक है। कह रहा है कि समुद्रगुप्त इन टर्न फिगर इज ए जेनोलॉजी ऑफ लेटर रूल ऑफ द डायनेस्टी सच द राजस्थान चंद्रगुप्त द्वितीय, वी नो डेट फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन एंड द कॉइन। अब देखिए कुछ ऐसे इनके इंस्क्रिप्शन में आपको, इसके कॉइन्स में, इसके इंस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलता है समुद्रगुप्त वाला में, जिसमें आपको इसके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही बड़ा महान शासक बना था चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। वी नो डेट हिज, देखिए एक मैंने चीज़ छोड़ दिया, विक्रम संवत। विक्रम संवत की स्थापना 58 BC में हुआ था, ठीक है। ये विक्रम संवत कह रहा है कि द एरा बिगिनिंग इन द 1858 BC इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त द्वितीय हु हैड फाउंडेड एज अ मार्क ऑफ विक्ट्री ओवर द साका। देखिए ये बहुत ही कन्फ्यूजन वाला चीज़ है। देखिए 58 BC में एक राजा था जिसका नाम विक्रमादित्य था, ठीक है। उसने शक को हराया था, उसने शक को हराया था, शक जो उसमें था, तो शक को हराने के उपलक्ष्य में इसने एक शुरुआत की नया कैलेंडर जिसको विक्रम संवत बोला गया, जो कि 57-58 ईसा पूर्व की बात है। तो बोला जा रहा है कि ये कहीं ना कहीं गुप्ता किंगडम से ही रिलेटेड है, क्योंकि आगे देखेंगे इसका ही बेटा समुद्रगुप्त का बेटा, उसका भी नाम है चंद्रगुप्त द्वितीय, जो भी आगे जाके जो उपाधि लेगा वो उपाधि किसका लेगा, विक्रमादित्य का। तो इससे कहीं ना कहीं इसने उपाधि विक्रमादित्य का लिया, तो वही विक्रमादित्य पहले भी था, तो उससे एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहा है कि नहीं ये भी कहीं ना कहीं चंद्रगुप्त द्वितीय का ही नाम था, ठीक है। हालांकि चीज़ों को अब क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है। और देखिएगा चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में बात कर रहा हूँ। ये गद्दी पे बैठा 319 में, तो 319 20 AD में जो गद्दी पे बैठा, 319 ईस्वी में गद्दी पे बैठा, तो ये गद्दी पे बैठते ही एक संवत चलाया, उस संवत का नाम है गुप्त संवत। ये नया कैलेंडर गुप्त संवत 319 AD। एक शक संवत चला था, शक संवत जो कुषाणों ने चलवाया था, ये है 78 AD। एक चलवाया विक्रम संवत जो शक को जीता था, तब वो चलाया था विक्रमादित्य के द्वारा, तो ये विक्रम संवत है 58 BC या 57 BC, ठीक है। तो ये सारे तीनों कैलेंडर वाला आपको याद रखना है, ठीक है। ही लेड एन एक्सपीडिशन टू वेस्टर्न इंडिया, इसने वेस्टर्न इंडिया की तरफ भी जीता, वेयर ही ओवरकम विद लास्ट ऑफ द साका, शक से भीड़ है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीव ही कोर्ट वॉज फुल ऑफ लर्न पीपल। बहुत सारे आप चीज़ों को देखिएगा, पढ़िएगा, तो आपको पता चलेगा कि चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद जो चंद्रगुप्त द्वितीय आता है, इसके दरबार में बहुत बड़े बड़े आपको विद्वान देखने को मिलते हैं। और चैप्टर 11 में हम उन चीज़ों को बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, हर्षवर्धन और हरिश्चंद्र। हमने गुप्ता पीरियड को ख़त्म कर दिया। गुप्ता पीरियड के बाद जो आता है हर्षवर्धन और हर्षचरित्र। हर्षचरित्र के बारे में पढ़ेंगे और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन जो हर्ष वंश का था, और हर्षवर्धन ने का जो भी किताब देखने को मिलता है वो हर्षचरित, जो कि लिखा गया था बाणभट्ट के द्वारा। बाणभट्ट एक दरबारी कवि था जो हर्षवर्धन के दरबार में रहता था, और बाणभट्ट ने अपनी किताब हर्षचरित्र में हर्षवर्धन के बारे में लिखा, ठीक है।
देखिए लिखेगा, वी कैन फाइंड आउट अबाउट सम किंग फ्रॉम द बायोग्राफी, उनकी जीवनी से देखने को मिलता है। हर्षवर्धन जिसने 1400 साल पहले मतलब लगभग 600 एडी में इसने शासन किया इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर। बताया जा रहा है कि इसमें एक पोएट थे, उसका नाम था बाणभट्ट। इसने इसके हर्ष चरित्र लिखा, इसके पूरे जीवनी को लिख दिया संस्कृत में। और इसमें बहुत सारा जीनेलॉजी देखने को मिलता है, हर्ष के बारे में बहुत सारा चीज़ आपको देखने को मिलेगा, और कैसे कैसे राजा बना। और इसमें देखिएगा, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था हेनसांग के बारे में। हेनसांग हर्षवर्धन के दरबार में ही, हर्षवर्धन के शासनकाल में ही इंडिया घूमने आया था, जो चाइना का एक यात्री था, ठीक है, जो नालंदा में रहा। तो ये इसके बारे में बताया जा रहा है, जो बहुत सारा टाइम बिताया था इसके दरबार में, और फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ इसने जो देखा उस चीज़ों को इसने लिखा भी, ठीक है। हेनसांग के बारे में था, उसने जब वो जहाज़ से जा रहा था तो बहुत बड़ा तूफान आया, सब कुछ फेंक दिया, लेकिन बुद्ध की मूर्ति को और अपनी किताब को नहीं फेंका था, ऐसा इसमें देखने को मिला, ठीक है। हर्षा वॉज नॉट एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, सॉरी वो हेनसांग के बारे में था, वो फायान के बारे में था, सॉरी वो हेनसांग तो लैंड रूट से गया था, सॉरी। हर्षा वॉज नॉट द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर, हर्ष अपने पिता का सबसे बड़ा बेटा नहीं था, ध्यान रखिएगा। ही बिकम किंग ऑफ थानेसर आफ्टर बोथ हिज फादर एल्डर ब्रदर, जब उसके पिता और उसके बड़े भाई का मौत होता है तो उसके बाद वो थानेश्वर का राजा बनता है। थानेश्वर जो कि महाराष्ट्र के एरिया में है, थानेश्वर का राजा बनता है। उसके हिज ब्रदर इन लॉ वाज रूलर ऑफ कनौज, और उसका एक जो ब्रदर इन लॉ होता है वो कनौज का शासक होता है। एंड ही वाज किल्ड बाय रूलर ऑफ बंगाल, और उसके बाद उसको मार दिया जाता है बंगाल के राजा के द्वारा, उसको मार दिया जाता है, ठीक है। हर्ष टूक ओवर द किंगडम कनौज भी इसके अंदर में आता है, और उसके बाद बंगाल के खिलाफ ये जाके अगेंस्ट ये कहने का मतलब आर्मी खड़ा करता है। सक्सेसफुल होता है पूरे पूर्वी में, और मगध को और पूरे लगभग बंगाल को भी ये कवर कर लेता है। और कुछ ऐसे जगह था जहाँ पर ये नहीं सक्सेसफुल हो पाया, जैसे नर्मदा रिवर को पार नहीं कर पाया। साथ ही साथ दक्कन के क्षेत्र में ये ज़्यादा मजबूत नहीं हो पाया, क्योंकि वहाँ पर पहले से चालुक्य डायनेस्टी का पुलकेशिन द्वितीय था, जो कि बहुत ही पावरफुल रूलर था, चालुक्य वंश, ठीक है। हम ये सब हिस्ट्री में आगे देखेंगे, आप वीडियो देखिएगा गुप्ता से वाला, तो उसके आगे वाला वीडियो जो आएगा यही सब आएगा, हम पढ़ेंगे चालुक्य के बारे में, हम देखेंगे हर्षवर्धन के बारे में, तो सब कुछ ये मैप के थ्रू आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। द पल्लव चालुक्य एंड द पुलकेशिन प्रशस्ति, पल्लव के बारे में है, चालुक्य के बारे में है, और पुलकेशिन प्रशस्ति के बारे में है, ये पढ़ना है। चालुक्य के राजा था पुलकेशिन, तो पुलकेशिन का भी एक प्रशस्ति है आपको देखने को मिलता है, एक अभिलेख आपको देखने को मिलता है। पल्लव और चालुक्य वेर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलिंग डायनेस्टी इन द साउथ इंडिया में देखेंगे तो पल्लव और चालुक्य बहुत ही फेमस डायनेस्टी था। ड्यूरिंग दिस पीरियड द किंगडम ऑफ पल्लवा स्प्रेड फ्रॉम द रीजन अराउंड देयर कैपिटल कांचीपुरम, कावेरी डेल्टा एंड डेट ऑफ चालुक्य वॉज सेंटर ऑन द रायचूर दोआब बिटवीन कृष्णा। देखिए कृष्णा रिवर और तुंगभद्रा रिवर के बीच वाला जो एरिया था वो चालुक्यों का था, और पल्लव था जो बहुत सारा कांचीपुरम में फैला हुआ था, कांचीपुरम का राजधानी था। कावेरी डेल्टा तो गोदावरी कावेरी डेल्टा था, वहाँ तक के पूरा जो एरिया था वो था पल्लवों का, ठीक है। ए होल इंस्क्रिप्शन देखिए ध्यान रखिए, ए होल जो राजधानी था चालुक्यों का, और सबसे मेन ट्रेडिंग सेंटर था। चालुक्य का जो राजधानी था एहोल का जो बहुत ही एक तरह से व्यापारिक सेंटर था, वो एक तरह से धीमा धीमा जाके आगे जाके वो एक धार्मिक सेंटर बन गया। बहुत सारे मंदिर वहाँ पर निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान रखिए बहुत सारे मंदिरों का निर्माण हुआ। आगे चलते हैं, ठीक है, आगे, ठीक है। द पल्लवा और चालुक्य फ्रिक्वेंटली रेडेड वन अनदर लैंड। क्या हुआ कि जो पल्लव और चालुक्य हैं ना, इन दोनों ने आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर अटैक हुआ, और एक दूसरे के राज्य को कैप्चर भी किया, स्पेशली अटैकिंग द कैपिटल सिटी। आखिरकार सबसे ज़्यादा इन लोग अपने एक दूसरे के राजधानी पे अटैक करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा राजधानी क्या है, राजधानी में ज़्यादा प्रोस्पेरस होगा, राजधानी में खजाना होगा, सब कुछ वहीं होगा, इसलिए अटैक करते थे। वेस्ट नोन चालुक्य रूलर वाज पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही फेमस चालुक्य के राजा हैं, तो उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। उसके हम लोग प्रशस्ति देखते हैं, जो कि उनका पोएट है, उनका रविकृति। उनके पोएट का नाम है रविकृति। रविकृति इनके दरबारी कवि थे। इसने पुलकेशिन द्वितीय के बारे में लिखा है, ध्यान रखिएगा। इसने बोला, और उस प्रशस्ति में इनके वंशज के बारे में देखने को मिलता है, और उसके बाद इनके बेटे के बारे में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पुलकेशिन ने जो भी राज्य पाया वो अपने अंकल से पाया, ठीक है। अंकल के बाद जो गद्दी बैठता है ये पुलकेशिन बैठता है, ठीक है, ये ऐसा लिखा गया उसमें। रविकृति बोलता है कि इसने वेस्टर्न और ईस्ट कोस्ट पे दोनों जगह इसने अपना विजय अभियान स्टार्ट किया। बिसाइड ही चेक द एडवांस ऑफ
देखिए ये हर्ष जो था उस समय, हर्ष का जो काल चला था, हर्षवर्धन था, वो इसके एरियाज में बढ़ रहा था, इसके एरिया, लेकिन इसने ध्यान नहीं दिया, ये पूर्वी और पश्चिमी तट को जीतने के लिए ये अपना अति किया, ठीक है। देयर इज इंटरेस्टिंग प्ले ऑफ वर्ड इन द पोएम, इन जो रवि कीर्ति ने अपने पोएम लिखा उसमें एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको अगर आप देखिएगा, हर्षा मीन्स हैप्पीनेस, हर्ष मतलब होता है खुशी। द पोएट से डैट आफ्टर दिस डिफेट, इस के बाद बोल रहा है कि इस हर्ष को जब हरा दिया, ठीक है, बोला जाए आफ्टर दिस डिफेट हर्षा वाज नो लॉन्गर हर्षा, पुलकेशिन आल्सो अटैक द पल्लव किंग हु टुक सुल्टर बिहाइंड द वॉल ऑफ कांची। बोला कि देखियो हर्ष इस लड़ाई के बाद, इस हार के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा, हर्ष खुश नहीं रहा। पुलकेशिन ने पल्लवों को भी हराया और फिर पल्लव क्या किया कि कांचीपुरम के दीवालों को की ओर छुप गया, मतलब ऐसा ये इन्होंने अपने कविता में लिखा है, ठीक है। बट चालुक्य विक्ट्री वॉज शॉर्ट, लेकिन चालुक्य का जो जीत है ये कुछ दिनों तक ही रहा, फिर बाद में बोथ द पल्लव एंड चालुक्य गिव अवे न्यू रूलर, फिर कुछ दिनों के बाद उस पर राष्ट्रकूट और चोल डायनेस्टी आते हैं और इनको हरा देते हैं, ठीक है, जो कि हम चैप्टर क्लास 7 में पढ़ेंगे, ठीक है। राष्ट्रकूट के बारे में और चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे कि आते हैं और चालुक्य और पल्लवों को हरा देते हैं, ठीक है। देखिए जो भी ये इसके बीच वाला जो भी टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड के बीच में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे किंगडम आए हैं जो कि थोड़ा पढ़ने में बहुत पेचीदा होता है, बट क्या होगा कि आप चीज़ों को एक बार अच्छे से पूरा पढ़ लीजिए ना 8, 9, 10 तक, तब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और मैं ऑलरेडी मैं आपको बीपीएससी हिस्ट्री वाला सीरीज में मैं आपको चला रहा हूँ, तो वहाँ पर आप देख लीजिएगा, तो आपके वहाँ पर से अच्छा सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पर आप आसानी तरीके से समझ सकते हैं, एक भी चीज़ आपको डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ठीक है। चलिए, हाउ वर दिस किंगडम एडमिनिस्ट्रेशन, अब कह रहा है कि ये जो किंगडम थे इनका कैसे प्रशासन चलता था, इनका प्रशासन किस तरह से चलता था, इसके बारे में बताना चाह रहा है, ठीक है। इसके बारे में हम लोग समझें। As in the case of earlier king, land revenue remained important for these rulers and the village remained the basic unit of administration। मतलब ये बता रहा है कि जो प्रशासन था उस समय वो मेनली चलता था लैंड रेवेन्यू से, जो भी आपके भूमि राजस्व थे, जो भी उस समय जो भूमि के बदले जो राजस्व लिया जाता था उससे ही मेनली रूप से एडमिनिस्ट्रेशन होता था। और सबसे जो बेसिक यूनिट था राजस्व का वो कह रहा है वो था हमारा ग्राम, ठीक है, गांव। सबसे जो मतलब गांव से ही सब चीज़ें स्टार्ट होती थी, पहले ग्राम है, फिर उसके बाद जैसे कि हमने देखा था वैदिक कल्चर में ग्राम था, फिर विष था, फिर उसके बाद धीमा धीमा आके राष्ट्र हुआ, फिर आगे जाके फिर जन बनते हैं। तो ये जो सबसे बेसिक यूनिट है वो है एडमिनिस्ट्रेशन का, वो प्रशासन का, वो है वो विलेज। और सबसे मेन जो उसमें राजाओं का सबसे जो मेन था वो था लैंड रेवेन्यू। जितना लैंड रेवेन्यू आएगा उतना ही पावरफुल, उतना ही पैसा उसके पास, उतना ही वो प्रॉस्पेरस होगा। There were some new development as well. King adopted a number of steps to win the support of man। मतलब ये बताया जा रहा है कि जो राजा थे उस टाइम के वो बहुत सारे अलग अलग स्टेप मतलब लिए कि किस तरह से जो उनके जनता है उनका सपोर्ट उनको मिले और फिर वो बहुत पावरफुल बने, वो चाहे इकोनॉमिकली पावरफुल हो या सोशली हो, ठीक है। बिकॉज ऑफ देयर पॉलिटिकल एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ, बता रहा है कि वो जितने भी पावरफुल बने उनका वो कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल और मिलिट्री जो स्ट्रेंथ था उनका, जो ये उनका जो भी राजनीतिक और जो भी सैनिक जो उनका स्ट्रेंथ था उसके कारण ही वो सोशली और इकोनॉमिकली पावरफुल बने, ठीक है। सम इम्पॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट वर नाउ हेरिडेटरी। कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट थे, जैसे कुछ ऐसे प्रशासनिक के जो पद था जो एक तरह से हेरिडेटरी बन चुका था। अगर आज हम इस पोस्ट पे हैं तो मेरा बेटा होगा, फिर इस तरह से आगे जाते हुए ये पोस्ट बनते गए हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द पोइट हरिसेन वाज महादंड नायक। जैसे कि देखिए हरिसेन जो प्रयाग प्रशस्ति लेख जो लिखे, जो ये हैरिसन है उनका मैंने पहले बताया कि उनके पास बहुत सारा पोस्ट था। वो कवि तो थे ही, बट वो महादंड नायक थे, मीन्स वो लॉ जस्टिस और ये सब चीज़ों पनिशमेंट को देखते थे। चीफ जुडिशियल ऑफिसर भी थे लाइक हिज फादर, जैसे उसके पापा हरिसेन के पिताजी जो पहले यही महादंड नायक थे, तो हरिसेन भी महादंड नायक ही बना, ठीक है। और जैसे देखेंगे कि एक लोग के पास बहुत सारे पोस्ट होते थे, जैसे कि हरिसेन के पास देख लीजिए पहले महादंड नायक भी है, वो कुमार आमत्य था। इसका मतलब था कि सबसे महत्वपूर्ण जो मंत्री थे उसको कुमार आमत्य बोलते थे। साथ साथ वो संधि विग्रहिका था, मैंने बोला संधि विग्रहिका भी था। संधि विग्रहिका मतलब हो गया कि जो शांति और शांति और युद्ध का जो मिनिस्टर था वो था संधि विग्रहिका, ठीक है।
विसाइड इम्पॉर्टेंट मीन प्रोबेबली हैड ए से इन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। बोला कि इसके अलावा कुछ ऐसे भी कुछ महत्वपूर्ण लोग थे जिनका प्रशासन में कुछ ना कुछ उनका बोलचाल, मतलब कहने का मतलब कि उनका बोलबाला था, ठीक है। दिस इंक्लूडेड नागारा श्रेष्ठी और चीफ बैंकर और मर्चेंट ऑफ द सिटी। उसमें था एक नागरा श्रेष्ठी। नागरा श्रेष्ठी क्या था भाई? नागरा श्रेष्ठी मतलब नगर में जो श्रेष्ठ है, मतलब इसका मतलब कि वो चीफ बैंकर जो साहूकार थे उस समय, जो भी पैसा देते थे उधारी, या मर्चेंट थे जो शहर के, वो भी उनका भी कहीं ना कहीं कुछ राज दरबार में उनका भी एक इम्पोर्टेंट, एक कहने का मतलब कि उनका भी वर्चस्व था, ठीक है। सार्थवाहा और द लीडर ऑफ मर्चेंट का, और देखिए सार्थवाहा, ये सार्थवाहा क्या है भैया? सार्थवाहा हो गया कि वैसे जो मर्चेंट के जो कारवा, मतलब व्यापारियों का जो समूह जा रहा है, तो उसका एक जो मेन लीडर होता था उसको बोलते सार्थवाहा। तो वो भी कहीं ना कहीं राज दरबार में उनका भी एक अपना पहचान था, ठीक है। चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। एंड द प्रथमा कोली का चीफ क्राफ्ट्समैन एंड द हेड ऑफ कायस्थ और स्क्रैब। कायस्थ जो उसमें वर्ग थे कायस्थ, ठीक है। कायस्थ का जो हेड थे उनको बोलते थे प्रथमा कुलिका या चीफ क्राफ्ट्समैन। जो क्राफ्ट्समैन का जो सबसे हेड होता था, जितने भी उसमें क्राफ्ट्स पर्सन थे, तो क्राफ्ट्समैन का जो हेड था उनको बोलते थे हम लोग प्रथमा कुलिका। तो ये कुछ ऐसे बेसिक टर्म्स हैं जो आपको थोड़ा थोड़ा आपको याद रखने हैं, बट हम इन चीज़ों को डिटेल से जब पढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑप्शन में पढ़ रहे हैं, गुप्ता पीरियड में गुप्ता पीरियड को पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर इन चीज़ों को डिटेल से पढ़ रहे हैं। बट अभी आपको बस कुछ कुछ नाम को याद रखना है, किस तरह से प्रशासन चल रहा है, कैसे कैसे पोस्ट थे। जैसे कि मौर्यन एम्पायर में अगर हम देखते हैं अर्थशास्त्र के अंदर ही बहुत सारा आपको बहुत सारे पोस्ट देखने को मिलते हैं, बहुत सारे ऑफिसर देखने को मिलते हैं, तो वो बात की बात है। दिस पॉलिसी वेर रीजनेबली इफेक्टिव बट सूनर और लेटर। जो कुछ भी नीतियाँ लाते थे वो इफ़ेक्टिव होते थे, कुछ बाद में कुछ तुरंत हो जाते थे। सम ऑफ दिस पावरफुल मेन ग्रे स्ट्रॉन्ग इनफ टू सेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट। और कुछ दिनों के बाद यही सब ऐसे बन गया ना, ऐसे जो कुछ कुछ मुख्य जो प्रधान थे राज दरबार में, धीमा धीमा उनका इतना पावर बन गया कि आगे जाके वो एक खुद स्वतंत्र राज्य बना लिए, ठीक है। जैसा कि आपको इतिहास में देखने को मिलता है कैसे कैसे मुग़लों से लोगों ने स्वतंत्र हो के हैदराबाद की स्थापना, बंगाल की स्थापना, ये सब आपको अवध की स्थापना देखने को मिलता है। जैसे जैसे कमज़ोर होते जाता किंगडम, तो नए नए राज्य का उद्भव होना स्टार्ट होता है, यही बताना चाह रहा है इसमें, ठीक है। अ न्यू काइंड ऑफ आर्मी। न्यू काइंड ऑफ आर्मी एक नए प्रकार का क्या आर्मी रहा इसके बारे में है। लाइक अर्लियर रूलर, पहले के राजाओं के साथ, सम ऑफ देश किंग मेंटेन अ वेल ऑर्गेनाइज आर्मी। बहुत अच्छे तरह से वेल ऑर्गेनाइज, अच्छे तरह से व्यवस्थित रूप से उन्होंने अपना सैनिक को रखा, जिसमें एलिफेंट थे, घोड़ा था, हाथी था, रथ था, पैदल कहने का मतलब कि ये हो गया घुड़सवार, कैवलरी में तो घुड़सवार थे, एंड फुट सोल्डर जो इन्फेंट्रीज को बोलते हैं वो भी थे, सैनिक थे। मतलब सब तरह के सैनिक, घोड़े वाला सैनिक, हाथी वाला सैनिक, पैदल यात्री, सब तरह के उनके पास थे। बिसाइड देयर वर मिलिट्री लीडर हु प्रोवाइडेड द किंग विथ ट्रूप वेन एवर ही नीड देम। अब देखिए कुछ ऐसे मिलिट्री से मतलब कहने का मतलब सेनापति कुछ ऐसे थे जो राजा को कभी कभी एक आर्मी का कहने का ट्रूप्स में क्या होता है, सैनिकों टुकड़ियों को प्रोवाइड करता था राजा को। जब जिस तरह राजा कहीं जा रहा है तो एक सेनापति होता है, सेनापति भेज दिया 50-60 सैनिक को कि जाओ राजा जा रहे हैं वहाँ पे, साथ में जाओ। तो कुछ ऐसे सेनापति थे जो कंट्रोल करते थे मिलिट्रीज को। दे वर नॉट पेड रेगुलर सैलरी, उनको रेगुलर सैलरी नहीं मिलता था। बस कुछ दिनों के बाद धीमा धीमा उन्हें रेगुलर सैलरी मिलना स्टार्ट हुआ था, ठीक है, हम देखेंगे उन चीज़ों को। लेकिन शुरुआत के टाइम में देखते हैं कि सैनिकों का कुछ रेगुलर सैलरी नहीं था, ठीक है। सम ऑफ देम रिसीव ग्रांट, हाँ इनके बदले उनको मिल रहा था, ज़मीन मिल गया। आज हमारे सेनापति आप हैं, आपको ज़मीन यहाँ पर दे दी, ये ज़मीन दे दी है, तो ग्रांट ऑफ लैंड मिलता था। दे कलेक्टेड रेवेन्यू, और उसी लैंड से वो लैंड देते थे किसी न किसी कृषि को, किसी कहने का मतलब जो भी उस समय किसान रहे हैं, पीजेंट रहे हैं, उनको दे दिए वो ज़मीन, और उस पर खेती हो रहा है। अब उसमें खेती से जो भी उपज हो रहा है उसके एज ए रेवेन्यू वो उन लोग कलेक्ट करते थे, वो जो जिसको मिला है, और फिर वो उसी से वो अपना मिलिट्री का खाना पीना वो जो भी चीज़ें चलाते थे। तो ग्रांट ऑफ लैंड मिला था, कोई पेमेंट सैलरी फिक्स नहीं था, ठीक है। ये है मेंटेन सोल्डर प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर द वॉरफेयर। दिस मेन वेर नोन एज सामंत, क्या बोलते हैं सामंत।
तो आपको पता है सामंत थे, तो ये सामंत ही कभी कभी पावरफुल थे, तो नए नए अपना खुद से किंगडम बना लेते थे, ठीक है, सामंत राजा के खिलाफ विद्रोह करके। तो ये सामंत की बात आपको बता रहा है इसमें। और कुछ दिनों के बाद यही सामंत चाहते थे कि हम जैसे ही राजा कमज़ोर पड़ेगा तो सोचते थे कि चलो हम भी स्वतंत्र राज्य बना लेते हैं, हम भी एक अपना नया राज्य। और ऐसा बहुत बार हुआ, जैसे कि आपको देखने को मिलेगा कि जैसे कि बहुत सारे आपको चोला किंगडम देखने को मिलेगा कि किसके चोला जैसे कि हैं, जैसे कि किसी के सामंत रहे हैं, फिर जाकर उसी को हरा के जीत गए हैं। बहुत सारा ऐसा आपको देखने को इतिहास में मिलेगा, ठीक है। असेंबली इन द सॉर्दर्न किंगडम, जो ये बताया जा रहा है कि सॉर्दर्न किंगडम जो दक्षिणी भारत के जो साम्राज्य थे, जो राज्य थे, उसका किस तरह से सभा लगता था इसके बारे में। तो पल्लव जो राजा था उसका एक अभिलेख है, इंस्क्रिप्शन है, उसमें बहुत सारे लोकल असेंबली के बारे में बात किया गया है। दिस इंक्लूडेड सभा, उसमें एक असेंबली है उसको बोलते हैं सभा। असेंबली का हिंदी भी सभा होता है, लेकिन एक सभा नाम का असेंबली के बारे में बताया गया, जिसमें ब्राह्मण लोग और ब्राह्मण लैंड ऑनर्स लोग उसमें शामिल होते थे। मतलब कहना है कि जो ब्राह्मण थे, जो उसमें ज़मीन का जो मालिक थे, ब्राह्मण जमींदार, वही उसमें शामिल होते, उसी का सभा था, ठीक है। और उसके लिए भी कुछ उस सभा को चलाने के लिए कुछ सब कमेटी था, जो उस कमेटी का काम था इरिगेशन देखना, कृषि को देखना, रोड बनाना, लोकल मंदिर बनाना, ये सब काम था उस सभा के जो कुछ कमेटी थे उसका काम था, ठीक है। उर वाज अ विलेज असेंबली, देखिए उर नाम का एक शब्द उल्लेख होता है। उर था जो गांव की सभा थी, क्या था, विलेज असेंबली। तो गांव में जो सभा होता था उसको बोल रहे थे हम लोग उर बोल रहे थे उस टाइम में, ठीक है। जो बहुत सारे एरियाज़ में मिला, और ठीक है, जहाँ पर लैंड ऑनर्स वर नॉट ब्राह्मण, और जहाँ पर ये उर सभा में जो भी जमींदार भाग लेते थे या जो भी लोग भाग ले रहे हैं वो ब्राह्मण नहीं थे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड द नगरम वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट, और ये नगरम जो आपको नाम देखने को मिलता है, नगरम, ये था व्यापारियों का समूह, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मर्चेंट। ये जितने में मैं नाम बता रहा हूँ वो सब नाम इंपॉर्टेंट हैं, उसको आप लोग 5 से 6 बार देखिएगा, और अपनी इस बुक के साइड में जैसे मैं लिख रहा हूँ उस तरह से आपको सब कुछ लिख देना है, ठीक है, कि आप जब भी रिवीजन करें तो वो सारे पॉइंट कम से कम याद रहे, ठीक है। इट इज़ लाइकली डैट देज असेंबली वर कंट्रोल बाय रिच एंड पावरफुल लैंड ओनर, मतलब ये सब जितने भी असेंबली होंगे कहीं ना कहीं इसको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे जो पावरफुल है, जिसके पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है, वही ज़मींदार इसको कंट्रोल करते होंगे, ठीक है। मैनी ऑफ दिस लोकल असेंबली कंटिन्यू फंक्शन फॉर सेंचुरी, बहुत सारी ऐसे लोकल असेंबली है कि बरसों तक चलता रहा, 100 वर्षों तक, 200 वर्षों तक आगे तक चलता रहा, ठीक है। ऑर्डिनरी पीपल इन किंगडम, कुछ ऐसे आम लोग जो राज्य में थे उनके बारे में बोल रहा है। वी कैन कैच एन ओकेजनल ग्लिम्पसेस ऑफ लैप्स ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल फ्रॉम प्ले एंड अदर अकाउंट लेक अस टू सम ऑफ दिस, कह रहे कि हम लोग जो भी उसमें आम आदमी थे, आम जनता थे, उसके बारे में हमें जानकारी मिलता है, वो जानकारी हमें मिलता है उस समय के जितने भी कुछ नाटक वाटक लिखे गए हैं या उस समय के कुछ ऐसे भी और भी किताब ग्रंथ थे, उनसे हमें जानकारी मिलता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कालिदास ने अपने किताब में, कालिदास की जो आपको ध्यान रखें, कालिदास जो कि गुप्ता पीरियड के टाइम में रहते थे, गुप्ता कंटेम्पररी थे, गुप्ता के दरबार में रहते थे, तो कालिदास के बारे में हो रहा है कि उसने अपने प्ले में अपने दिखाया कि राजा के दरबार में किस तरह से काम होता है। एंड इंटरेस्टिंग फीचर अबाउट दिस प्ले इज किंग एंड द मोस्ट ब्राह्मण आर शोन स्पीकिंग संस्कृत वाइल वुमन एंड मेन अदर देन किंग ब्राह्मण यूज प्राकृतिक, कह रहा है कि जो भी दरबार में जो राजा रह रहे हैं और दरबार में जो ब्राह्मण रह रहे हैं वो संस्कृत भाषा बोल रहे हैं, इसके अलावा दरबार के अलावा जो अलग ब्राह्मण लोग हैं या पुरुष या महिलाएं हैं वो प्राकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे। तो कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा एक तरह से राजशाही भाषा, कहने का मतलब कि सब लोग इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हिज मोस्ट, जैसे कि आज भी देखते हैं इंग्लिश का इस्तेमाल बड़े बड़े ऑफिसों में इंग्लिश का इस्तेमाल होता है, फिर उसके अलावा हर एक जगह हिंदी का इस्तेमाल होता है, या अपने लोकल एरिया पे देख लीजिए कि आप अपने एरिया में बड़े बड़े आपके जहाँ भी ऑफिस हो गए तो वहाँ पे शुद्ध हिंदी का प्रयोग हो रहा है। लेकिन आप यहीं लोकल में देखिए कि आप अपना जो भाषा है, भोजपुरी हो या अपना जो मगही हो, उस तरह का भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो उसी का टाइम था, प्राकृत ऐसी भाषा थी जो सब लोग समझ पाते थे, ठीक है, संस्कृत भाषा सब लोग को समझ पाना मुश्किल था, ठीक है। हिज मोस्ट फेमस प्ले अभिज्ञान शाकुंतलम, देखिए ये कालिदास का किताब है, उसका नाम है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो जो मैं लिखता हूँ साइड में आप लिख लिया करें, ये उनका किताब है। इसमें है एक राजा, उसका नाम है दुष्यंत, और एक महिला उसका नाम है
शकुंतला। तो दुष्यंत और शकुंतला का जो इसमें लव है, जो प्यार है, उसका बारे में बताया गया है। एक रोमांटिक ये ड्रामा है। वी फाइंड इंटरेस्टिंग डिसीजन ऑफ द प्लाइट ऑफ द पुअर फिशर। देखिए इसमें हम एक देखते हैं कि कैसे एक गरीब है, एक गरीब फिशरमैन है, एक मछुआरा है, उसके बारे में हम लोग इस अभिज्ञान से शकुंतलम वाला है में आपको देखने को मिलता है। क्या है भैया, पढ़िए। ये फिशरमैन फाइंड अ रिंग। एक अंगूठी मिला एक फिशरमैन को, एक मछुआरे को। ये फिशरमैन फाउंड ऑफ प्रीशियस रिंग, एक बहुत ही महंगा उन्हें अंगूठी मिलता है जो शकुंतला विच द किंग हैड, जिसे शकुंतला को दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? तो दुष्यंत राजा ने शकुंतला को दिया था। बट विच हैड बीन एक्सीडेंटली, बट किसी मछली ने उसको निगल लिया था। ठीक है, हो सकता है नहाने गई होगी तो वो अंगूठी रखी होगी, तो उसके बाद मछली ने उसको खा गया। जब वो वेन ही वेन टू पैलेस विथ इट, जब वो पैलेस में, जब राजमहल में जाता है, द गेटमैन एक्यूज हिम ऑफ थेफ्ट। ठीक है, तो जो दरबार पे रहता है, दरबारी बोलता है कि भाई तुमने तो अंगूठी चुराया है। ठीक है, एंड द चीफ पुलिस ऑफिसर वाज रेदर रूड, और जो चीफ पुलिस ऑफिसर था उसमें जो मुख्य जो पुलिस अधिकारी था वो बहुत ही हरामी, कहने का मतलब ये हुआ कि रूड था, सॉरी मैंने हरामी बोल दिया। हाउएवर द किंग वाज हैप्पी व्हेन ही सॉ द रिंग, लेकिन जब उस रिंग को देखा उस राजा ने तो वो खुश हो गया भाई। एंड सेंट रिवार्ड फॉर फिशर, और उस मछुआरे को रिवार्ड दिया कि लो तुमने अंगूठी खोजा, बहुत अच्छी बात है। देन द पुलिस ऑफिसर एंड गेटमैन डिसाइडेड टू टेक शेयर ऑफ द रिवार्ड, लेकिन पुलिस ऑफिसर सोचा कि अरे यार ये तो रिवार्ड दे रहा है, अच्छा इसमें ऐसा करते हैं कि चलो मान ले उसमें जो भी हो, मान लेते कि जो भी पैसा दिया होगा, सोचा कि तो गेटमैन और पुलिस ऑफिसर सोचा ना कि चलो वो आदमी को तो पता नहीं फिशरमैन को कितना अवार्ड मिला, हम दे देते हैं जाके, हम दोनों रख लेते हैं और उस मछुआरे को दे देंगे। ठीक है, एंड वेंट अलॉन्ग विद द फिशरमैन टू हैव अ ड्रिंक। ठीक है, कह रहा है कि टेक अ शेयर ऑफ द रिवार्ड एंड बेंट, और कुछ पैसे को रख लिया पुलिस और गेटमैन, और दोनों जाके चल गए, दोनों साथ में चले गए पीने। यही मतलब उसमें एक कहानी है, उसको यहाँ पर लिखा गया। ठीक है, और कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, द चाइनीज़ पिलग्रिम फयान के बारे में बोल रहा है कि उसने देखा कि किस तरह से उन लोगों को, मतलब प्लाइट ऑफ दो दुख, उन लोगों के दुख को देखा, उन लोगों के पीड़ाओं को देखा कि जो अनटचेबल ट्रीट किए जाते थे बड़े उच्च वर्ग और माइटी वर्ग के द्वारा, जो अनटचेबल जिनको बोला जाता था उनके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, पढ़िएगा, चीज़ों को समझिएगा। दे वर एक्सपेक्टेड टू लाइव ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ सिटी, जो अछूत जिसको समझते थे उसके बारे में बोला जा रहा है कि उनसे ऐसा आशा किया जाता था कि वो शहर के बाहर रहें। ठीक है, शहर के बाहर रहें। ही राइट, ये उन्होंने फयान ने अपनी किताब में लिखा कि अगर इस तरह के आदमी अगर टाउन में इंटर करता है या मार्केट में, तो ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड इन ऑर्डर टू कीप हिमसेल्फ सेपरेट। ठीक है, बोला कि ही स्ट्राइक अ पीस ऑफ वुड, उन्हें एक कहने का मतलब कि सॉरी, ठीक है ध्यान रखिएगा, हाँ उसे एक लकड़ी रखना पड़ता था हाथ में कि, और उसको कहने का मतलब कि उससे वो हमेशा ठक ठक करते चले कि लोगों को पता चले कि एक अछूत आ रहा है। इससे क्या होगा कि लोग उससे दूरी बना रहेंगे। ठीक है, नो वाट इट मीन्स अवॉइड टचिंग हिम और ब्रशिंग अगेंस्ट हिम, ये सारी चीज़ें बता कि उससे कोई टच ना हो जाए या उससे कोई छू ना दे। ठीक है, ये ऐसा। एंड वानावट प्रोवाइड अस विथ विविड पिक्चर ऑफ किंग आर्मी ऑन द मूव, ये मतलब उस समय की सोसाइटी के बारे में बताना चाह रहा फयान कि अछूतों का क्या हाल था। ठीक है, तो अब जैसे कि कालिदास ने बताया फिशरमैन के बारे में। अब ये देखिए बाणभट्ट जो हर्षचरित्र के लेखक हैं, हर्षचरित्र ये लगभग 600 AD की मैं बात कर रहा हूँ, हर्षचरित्र बाणभट्ट 600 AD की बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए बाणभट्ट ने किस तरह से बताया है आर्मी के बारे में, किस तरह से राजा का आर्मी था वो किस तरह से मूव करता था उसके बारे में। द किंग ट्रैवल विथ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ इक्विपमेंट, जो राजा था वो बहुत सामान लेके ट्रेवल करता था, बहुत सारे हथियार लेके। अपार्ट फ्रॉम वीपन देयर वर थिंग, अब देखिए ये हथियार तो रहते थे, उसके अलावा वो बहुत सारे सामान जैसे कि पोट्स हैं, पैन्स हैं, फर्नीचर है, गोल्डन फूड स्टॉल है, फूड है, मतलब अपन राजशाही एक तरह से जानवर लेके चल रहा है, फल हो गया, सब्जी हो गया, मतलब अलग अलग चीज़, फर्नीचर हो गया, सोफ़ा हो गया, मतलब जो भी उसमें चलता होंगे हर एक चीज़ लेके राजा चल रहा था। हर जगह कहीं गया तो राजा इस तरह से चीज़ों को लेके चल रहा था, और बहुत सारे उसके साथ ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ा आर्मी भी उसके साथ में चलता था। ठीक है, साथ ही म्यूजिशियन थे कुछ जो ढोलक बजाते हुए आ रहे हैं कि राजा पधार रहे हैं, और बहुत सारे कुछ थे जो हॉर्न बजा रहे हैं, कुछ ट्रम्पेट बजा रहे हैं, मतलब अलग अलग तरह का वाद्य यंत्र बजाते हुए राजा का कारवां गुजरता था। ठीक है,
विलेजर हैड टू प्रोवाइड हॉस्पिटलिटी अलॉन्ग द वे। और जिस गांव से गुजरा वहाँ पर क्या करता, जो भी गांव से गुजरा तो गांव के लोग थे जो सेवा करते थे, उन सैनिकों का, उन कारबों का सेवा करना उनका काम था। ठीक है, दही दे देते हैं, गुड़ देते थे, फूल बरसाते थे, या जो जानवर थे उनको खाना देते थे। और ही आल्सो ट्राई टू मीट द किंग, और वो चाहते थे कि भाई राजा का दर्शन हो जाए, राजा से मिल ले। वो अपना कंप्लेन, जो भी उनका शिकायत होता होगा, उनके लिए मिलना चाहते थे। ये ऐसा इसमें लिखा गया। ठीक है, द आर्मी लेफ्ट अ ट्रेल ऑफ डिस्ट्रक्शन बिहाइंड। और आर्मी जब से जिस एरिया से गुजरता था तो एकदम बर्बादी करते हुए जा रहा है, एकदम रास्ता बनाते हुए चला जा रहा था। ठीक है, मतलब बर्बादी करने का मतलब कि आर्मी एकदम बर्बादी भी करते जा रहा है, तोड़ फोड़ भी हो गया, और अब हाथी होते गुजर रहा है तो रास्ता बर्बाद तो होगा है ना, एक तरह से इससे बोला जा रहा है। इफ एलिफेंट ऑफ एन ट्रैम्पल डाउन द हार्ट ऑफ विलेजर, कुछ झोपड़ी है गांव में, उसको तोड़ फोड़ दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, एज बानभट्ट से द होल वर्ल्ड वाज सेवेलो अप इन द डस्ट, बोला कि जो पूरा दुनिया है ये पूरे धूल ने इसको निगल गया, ऐसा इसमें बानभट्ट ने बोला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये एल्सवेयर के बारे में है। अरब के बारे में बोला कि अरब को देखिए मैप पे। ठीक है, 76 पेज नंबर 76-77 में बोला एक डिजर्ट था जहाँ पर हब ऑफ कम्युनिकेशन फॉर द सेंचुरी, इनफैक्ट अरब मर्चेंट एंड द सेलर प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन सी ट्रेड। ये इसके बारे में बताया जा रहा है। इस्लाम धर्म के बारे में है कि मोहम्मद साहब जब आते हैं, इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं 622 ईस्वी में, उसके बाद उसी समय क्रिश्चियन धर्म भी रहता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपका काम होता है, ये मैं हमेशा कभी नहीं पढ़ाऊँगा। एल्सवेयर आपको हमेशा कंप्लीट करना, खुद से इन्फॉर्मेशन देखना क्या क्या चीज़ इसमें लिखा रहती है। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो भी इसमें क्वेश्चंस हैं उसको आपको कर लेना है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सब कुछ आपको क्वेश्चंस को करना है। ठीक है, और ये सब जितने भी इसमें क्वेश्चन आप देख रहे हैं सब लोग आपको करना है। ठीक है, अब लोग हम मिलेंगे नेक्स्ट सबसे लास्ट जो चैप्टर हमारा चैप्टर नंबर 11 एनसीईआरटी क्लास 6 का। ठीक है, लास्ट चैप्टर में मिलेंगे 11 चैप्टर में, और फिर क्लास 6 खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर क्लास 7 में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग। आई थिंक यही क्लास चैप्टर 11 था क्या, सॉरी हाँ, तो चैप्टर 11 में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तो हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, धन्यवाद।